हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैनरा बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, कैनरा बैंक के अंदर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, यानी 20 मई 2021 की बात करें, तो देखिए 147.40 के ऊपर गिर करके क्लोज होता है, जबकि 147.90 की ओपन प्राइस के बाद 149.60 का हाई बना डालता है, 146.40 का लो बनाता है। इस बैंक का 52 वीक लो है 75.75 का और 52 वीक हाई है 174.60 का। देखिए, बैंक के अंदर अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 24,272.92 करोड़ रुपए है और 147.40 जो कि 0.68% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। 1,54,35,022 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है। 21.83% की डिलीवरी उठाई जाती है। बीएससी के ऊपर 147.50 के ऊपर क्लोज हुआ। 70,01,861 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है। 7,01,861 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें से 13.29% की डिलीवरी है। देखिए, कैनरा बैंक की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को तेज़ी देखने को नहीं, ज़रूर अभी नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको बताया था मैंने ना, इसके Q4 के अर्निंग्स रिलीज़ कर दी गई हैं। देखिए, इस बार बैंक को ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट हुआ है। जितनी स्ट्रीट्स के अंदर जितने लोग ना बैठ करके इसके लिए उम्मीद लगा रहे थे कि कैनरा बैंक इतना प्रॉफिट बुक करेगा, उनके एस्टिमेशन से कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया है इसने, ह्यूज मार्जिन के साथ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ बैंक ने प्रॉफिट बुक किया है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा इसलिए हुई है नेट प्रॉफिट में क्योंकि शार्प राइज हमें देखने को मिला है अदर इनकम के सोर्सेज में। अदर इनकम में एक्सेप्शनल सोर्सेज हो सकते हैं, जिसके अंदर अदर इनकम के अंदर जो चीज़ देखी जाती है आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने इंटरेस्ट से जो अर्निंग करी है Q4 में 16,576 करोड़, अदर इनकम 7,197 करोड़, टोटल इनकम बनती है 23,774 करोड़ और टोटल एक्सपेंडिचर इनका बनता है Q4 के लिए 17,997 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5,776 करोड़। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज यानी 4,135 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन कर रखा था। नेट प्रॉफिट फाइनली इनका निकल के आता है 1,065 करोड़ रुपए का। देखिए, प्रोविजनिंग अगर बैंक करता है तो डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट से निकाल के ही करता है। प्रोविजनिंग करता ही क्यों है बैंक? कोई प्रोविजनिंग क्या ज़रूरत है? बैंक प्रोविजनिंग इसलिए करता है क्योंकि किसी भी तरीके की कोई अनहैप्पीनेस मतलब कोई अनहोनी हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके बारे में बैंक ने सोच भी नहीं रखा था, तो उस केस में बैंक क्या करेगा? किसके पास हाथ फैलाएगा? बताइए। बैंक के पास बिजनेस है ना, बैंक का अपना बिजनेस है, बैंक के पास ऐसे कस्टमर्स हैं, ऐसे ग्राहक हैं, ऐसे डिपॉजिटर्स हैं जिनका मनी उनके अंदर पड़ा है, जिनको उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे बैंक की कमाई हो या ना हो। इसलिए बैंक बुरे दौर से बचने के लिए प्रोविजनिंग करके रखता है और यहाँ पे इनको अपने प्रॉफिट का लार्ज पार्ट जो है, एक मतलब ह्यूज चंक ऑफ मनी जो है ये प्रोविज़न करने में अगर लगा देंगे तो क्या बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और यही हुआ है कैनरा बैंक के साथ। इसलिए GNPA अगर आप देखें तो इस बार इनको 60,397 करोड़ का निकल के आता है, जबकि पिछले Q3 में 49,988 करोड़ का था। 8.94% का इनका GNPA परसेंटेज बढ़ के हो गया, जबकि पहले 7.48% मात्र था। नेट NPA की बात करें 24,455 करोड़ का बन के आता है इस बार, जबकि पहले Q3 में 16,796 करोड़ का था। हम इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 3.82% निकल के आता है इस क्वार्टर के लिए, Q4 के लिए, जबकि 2.65% Q3 के अंदर था। तो GNPA हो चाहे NNPA हो, उसमें हमें इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिला। उसके पीछे का कारण आपको पता है, कोरोना वायरस के चलते सेकेंड वेव जो है इसने पैंडमिक क्रिएट किया फिर से एक बार और बहुत सारे बिजनेसेस को
ठप होना पड़ा। अब किसी भी कंपनी ने या किसी भी एमएसएमई ने या इंडिविजुअल ने कैनरा बैंक से मान लीजिए लोन ले रखा है, और फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कि उसका बिज़नेस ही नहीं चलता है, उसकी दुकानें नहीं चलती है, उसके कस्टमर्स ही नहीं आते हैं, तो वो कमाई नहीं कर पाएगा, उसका बिज़नेस नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि पैंडमिक हो गया। अब उसका बिज़नेस चलेगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर बैंक को वो अपना इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, या बैंक को सम प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन ले रखा है वो कैसे पे करेगा, इंस्टॉलमेंट जो देना है उसको कैसे पे करेगा। तो वो डिफ़ॉल्ट हुआ ना एक तरीके से। तो वैसे ही बहुत से लोग हैं जिसके चलते इन बैंक्स की ये हालत है, जहाँ पे ये चीज़ जो है आपको जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, जीएनपीए और एनएनपीए, ये वही सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देश के अंदर जो सिचुएशन है ना, ये वही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। और ऐसे बुरे दौर से बचने के लिए बैंक प्रोविजनिंग करके रखता है। तो ये भी इसके अंदर वैल्यूएशन बहुत है, लेकिन अभी आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, छोटी छोटी तेज़ी देखने को मिल रही है। वही छोटी छोटी तेज़ी मिलकर के ही बड़ी तेज़ी बनती है। देखिए, मुझे लगता है इस बैंक का टारगेट 300 से ज़्यादा है, 300 प्लस है, 300 प्लस। ऑल्दो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो एनालिस्ट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े एनालिस्ट्स की राय है इस बैंक को लेकर के कि इसका मैक्सिमम टारगेट जो है 148 या 168 के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, 168 के ऊपर नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर सब कुछ ठीक चलता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ अच्छा होता है, जैसे कि अच्छा मतलब जैसे कि इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थोड़े से कम होते हैं, मान लीजिए सेकेंड वेव चली जाती है, उस केस में अगर सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है, थर्ड वेव का डर नहीं रहता है, मान लीजिए हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम थोड़ा फास्ट हो जाता है, इवन 2DG करके एक मेडिसिन भी जो है ICMR ने लॉन्च कर दिया है, जो कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है जिससे हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं कोरोना वायरस के ख़तरे से, तो डेफिनेटली उस केस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो जाएंगी और बैंक्स के NPAs और नॉन NPAs और GNPAs जो हैं बैंक्स के, वो डाउन होंगे, और डेफिनेटली उस केस में बैंक्स का बिज़नेस थोड़ा अच्छा होगा। तो उस केस में इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट तो अभी भी है, लेकिन तब थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम फास्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 300 के ऊपर जा सकता है। बाकी मेरी बात गलत भी हो सकती है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। बाकी इसके अंदर तेज़ी आएगी, आप लोग परेशान ना होइए, जितना ऊपर है उसी हिसाब से इसके अंदर तेज़ी भी आती है। तेज़ी आती है तो 10-10, 15-15 रुपये ऊपर जंप कर जाता है, और नहीं आती है तो फिर 2 ही 3 रुपये जंप, 5 रुपये जंप करता है। आपको पता भी होगा 4-5 रुपये 6 रुपये का तो जंप ये ऐसे ही कर डालता है। और वही उल्टा भी है, गिरावट होती है तब भी बहुत ज़्यादा गिरता है, 12-15 रुपये गिर जाता है। 174.40 का इसने 52 वीक में हाई बना रखा है, और 75.80 का 52 वीक लो है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इस बैंक के अंदर भी वैल्यू है, और ये बैंक जो है चौथे 5वें नंबर पे आता है सरकारी बैंकों में पूरे भारत में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीसरे नंबर पे कैनरा बैंक को ही मान सकते हैं, क्योंकि ये बैंक जो है बहुत बड़ी साइज़ का बैंक है। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया था इस बैंक के अंदर। सिंडिकेट बैंक भी अपने आप में अच्छा बैंक था, ऐसा नहीं कि बुरा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपने प्री कोविड लेवल्स को टच करने के लिए बैंक्स जो हैं, अभी कोई भी बैंक जो है SBI को छोड़ करके प्री कोविड लेवल को अभी भी टच नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी बहुत सारी इंटरनल सिचुएशन है जहाँ पे ये सब फंसे पड़े हुए हैं। अभी ये बैड सिचुएशन से टैकल करने के लिए प्रोविजनिंग कर रहे हैं RBI के कहे हुए बात को लेकर के। ये RBI ने जो सजेशन दे रखा था कि बैंक्स को प्रिपेयर रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये फंड्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट से। ऑल्दो कैनरा बैंक के बारे में, QIP के बारे में कोई अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, हालांकि इन्होंने ऑलरेडी उठा रखा है माल। देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर में, जो भी होगा आपको अपडेट मिलेगी गाइस। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, आई होप लाइक दिस एनालिसिस। ये मेरी अपनी ओपिनियन है जो पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोजली इसको वॉच करता हूँ, और मुझे लगा कि आपसे इसके ऊपर बात करना चाहिए। दैट्स वाई आई टॉक टू यू। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।